तो फाइनली दोस्तों हाउस ऑफ डेविड का जो नया सेक्शन है वो हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। इसका जो टीजर ट्रेलर है वो भी हमें देखने को मिल चुका है। तो आज हम इसी सीरीज पर बात करेंगे, इसके सेक्शन 2 के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। पूरी ओवरऑल पूरी सीरीज के बारे में आपको पूरी प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप यदि यानी हमारे चैनल पर नए हो और वीडियो को आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। हाउस ऑफ डेविड एक अमेरिकी बाइबल आधारित ऐतिहासिक ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है। फिल्म निर्माता जॉन इरविन द्वारा अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए निर्मित, सह निर्देशित और सह लिखित ये डेविड के जीवन पर आधारित एक बहु सीजन श्रृंखला है। मुख्य रूप से 1000 ईसा पूर्व मध्य पूर्व में स्थापित ये श्रृंखला डेविड के उत्थान को दर्शाती है, जिसमें एक चरवाहे के रूप में उनके पैतृक दास्ता से लेकर गोलियत के विरुद्ध उनकी लड़ाई और अंततः शाऊल के वंश के उत्तराधिकारी डेविड के वंश के साथ उनके राजा बनने तक की उनकी यात्रा का वर्णन है। माइकल इस्कंदर ने डेविड की भूमिका निभाई है। उनके साथ अली सुलेमान, स्टीफन लैंग, आइलेट जुरेर, इंडी लुइस, एथन काई और मार्टिन फोर्ड भी हैं। ये श्रृंखला एरविन और केली मैरीमैन हुगस्ट्रेटन के नेतृत्व वाले स्टूडियो द वंडर प्रोजेक्ट द्वारा अमेज़न एमजीएम स्टूडियो के सहयोग से निर्मित की गई थी और इसका अंतर्राष्ट्रीय वितरण लायंसगेट द्वारा किया जाता है। रचनाकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि ये शो व्यापक दर्शकों के लिए बनाया गया है, न कि केवल धार्मिक लोगों के लिए। ये श्रृंखला 27 फरवरी 2025 को शुरू हुई, जिसके पहले 3 एपिसोड अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध कराए गए और शेष एपिसोड साप्ताहिक रूप से जारी किए गए। श्रृंखला को इसकी उच्च निर्माण गुणवत्ता और यहूदी परंपराओं और बाइबिल की कहानी के सम्मानजनक चित्रण के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। अपने पहले 17 दिनों के भीतर शो ने 22 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया और अमेज़न प्राइम ने दूसरे सीजन के नवीनीकरण की घोषणा की। सीजन 2 5 अक्टूबर 2025 से विशेष रूप से वंडर प्रोजेक्ट एड ऑन के ग्राहकों के लिए जारी किया गया था और 27 मार्च 2026 को सभी प्राइम ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो गया। आधार ईसा पूर्व 1000 में इजराइल में स्थापित। पहले सीजन में डेविड को एक युवा चरवाहे के रूप में दिखाया गया है, जिसे शाऊल की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बाद अगला राजा बनने के लिए पैगंबर सैमुअल द्वारा अभिषेक किया गया था। सिंहासन तक पहुंचने के अपने रास्ते में डेविड को अपने विश्वास और रिश्तों से चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करना पड़ता है, जिसका अंत पलिश्ती दानव गोलियत के खिलाफ उसकी लड़ाई से होता है। कलाकार और पात्र मुख्य माइकल इस्कंदर ने डेविड का किरदार निभाया है। बैतलहम का एक चरवाहा जो यहूदा गोत्र से था और जिसे इजराइल का अगला राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था। वो एक कवि और वीणा वादक था। वो जेसी और नित्जेवेट का सबसे छोटा पुत्र, एलियाब, अबिंदाब, नथानेल, रद्दाई और ओजेम का छोटा भाई, अव्वा का बड़ा भाई और योआब का रिश्तेदार था। राफेल कोर्निएट्स ने डेविड के बचपन का किरदार निभाया है। राफेल कोर्निएट्स ने युवा डेविड का किरदार निभाया है। अली सुलेमान शाऊल के रूप में। बिन्यामीन गोत्र के इजराइल के प्रथम राजा अहीनोम के पति योनातन, एशबाल, मीराब और मीकल के पिता और अबनेर के चचेरे भाई। वो एक पूर्व गधा चराने वाला और किश का पुत्र था। इंडी लुइस ने माइकल की भूमिका निभाई है। वो इजराइल की एक राजकुमारी, शाऊल और अहीनोआम की छोटी बेटी, जोनाथन, एशबाल और मिराब की बहन और डेविड की प्रेमिका थी। एथन काई जोनाथन के रूप में। इजराइल का एक राजकुमार, शाऊल और अहीनोआम का सबसे बड़ा बेटा और एशबाल, मीराब और मीकल का बड़ा भाई। ओडेड फेहर ने एबनेर की भूमिका निभाई, जो अपने चचेरे भाई शाऊल की सेना का सेनापति था। याली टोपोल मार्गलिथ मिराब के रूप में। इजराइल की एक राजकुमारी, शाऊल और अहीनोआम की बड़ी बेटी और जोनाथन, एशबाल और मिकाल की बहन। दाऊद गदामी द्वारा एलियाब के रूप में वर्णित, शाऊल की सेना में एक उच्च पदस्थ सैनिक। जेसी और नित्जेवेट का सबसे बड़ा पुत्र। डेविड, अबिंदाब, नथानेल, रद्दाई, ओजेम और अव्वा का बड़ा भाई और योआब का रिश्तेदार। आइलेट जुरेर एज अहीनोआम। इजराइल की पहली रानी, शाऊल की पत्नी और योनातन, एशबाल, मीराब और मीकल की माता। औरी एलबी योआब के रूप में। एबनेर के बाद शाऊल की सेना का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी
और जेसी और उसके बच्चों का रिश्तेदार। पुनरावर्ती इनबार सबन काजिया के रूप में राजा शाउल के घर में एक नौकरानी। स्टीवर्ट स्कुडामोर ने एड्रियल की भूमिका निभाई है। वो यहूदा जनजाति के प्रमुख बुजुर्ग और शाउल के सलाहकार हैं। वो बर्जिल्लाई के पुत्र हैं। लुई फेरेरा जेसी के रूप में बैतलहम के एक पूर्व बुजुर्ग, दाऊद, एलियाब, अबिनदाब, नथानेल, रद्दाई और ओजेम के पिता, नित्जेवेट के पति और योआब के रिश्तेदार। वे ओबेद के पुत्र और बोअज के पोते हैं। एलेक्जेंडर उलूम उर्फ अकीश, गात का पलिश्ती राजा, पलिश्तिया के 5 राजाओं में से एक और इज़राइल का शत्रु। स्टीफन लैंग द्वारा अभिनीत सैमुअल, प्रभु परमेश्वर के एक नबी और द्रष्टा, जो शाउल और दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक करने से पहले इज़राइल का नेतृत्व करने वाले अंतिम न्यायाधीश हैं। वे हिला के पति और एल्काना और हन्ना के पुत्र हैं। नाबी दखलीअस अबिनदाब, शाउल की सेना में एक उच्च पदस्थ सैनिक, जेसी और नित्जेवित का दूसरा पुत्र। दाऊद, एलियाब, नथानेल, रद्दाई, ओजेम और अव्वा का भाई और योआब का रिश्तेदार। रीस डैनियल ने ओज की भूमिका निभाई, एक मजेदार कुल्हाड़ीधारी योद्धा और डेविड का नया दोस्त। राधा राय, अव्वा के रूप में, जेसी और नित्जेवेट की बेटी, और डेविड, एलियाब, अबिनदाब, नेथानेल, रद्दाई और ओजेम की छोटी बहन। नतनील के रूप में अजीज दयाब, यिशै और नित्जेवेट का चौथा पुत्र। डेविड, एलियाब, अबिनादाब, रद्दाई, ओजेम और अव्वा का भाई और योआब का रिश्तेदार। ओजेम के रूप में स्टेफानोस वुक्सानोविक, जेसी और नित्जेवेट का छठा बेटा। डेविड, एलियाब, अबिनादाब, नेतनील, रद्दाई और अव्वा का भाई और योआब का रिश्तेदार। कॉन्स्टेंटिनो क्रोमिडास, रद्दाई के रूप में, जेसी और नित्जेवेट का 5वां बेटा। डेविड, एलियाब, अबिनादाब, नेथनील, ओजेम और अव्वा का भाई और योआब का रिश्तेदार। पाओलो लूका, नोए जॉर्डन के रूप में, एड्रियल का सबसे छोटा बेटा और मिराब का प्रेमी। सीर तिलिफ एज नित्जेवेट, यस्सी की पत्नी और दाऊद की माता, साथ ही उसके भाई बहन एलियाब, नेथानेल, अबिनदाब, रद्दाई, ओजेम और अव्वा। मार्टिन फोर्ड गोलियत के रूप में, गात का एक पलिश्ती दानव, जो अनाकिम का वंशज था, जो नेफिलिम वंश का अंतिम व्यक्ति था, इज़राइल का शत्रु था और लाहमी, इशबी और बेनोब का भाई था। जेरेमी जिडो ने राजा अगाग की भूमिका निभाई, अमालेक का राजा और इज़राइल का शत्रु। सैम ओटो एशबाल के रूप में, इज़राइल का एक राजकुमार, शाउल और अहीनोआम का छोटा बेटा और योनातन, मीराब और मीकल का भाई। ईडन सबन, बेसाई के रूप में, एक बाल पुजारिन और इज़राइल की रानी और शाउल की पत्नी अहीनोआम की सलाहकार। अशरफ बरहोम एस दोएग, शाउल के चरवाहों का एदोमी प्रमुख सेवक। सिलास के रूप में निमो होचेनबर्ग, सैमुअल का वफादार नौकर। बाहिया हाइफी उर्फ हिला, पैगंबर सैमुअल की पत्नी। तेयम जोसेफ रूबेन के रूप में, एक छोटा हाजोर पर पलिश्तियों के हमले का गवाह बनता है। अजोर के रूप में एलेक्स अनास्ताओपोलोस। हैदर कोयल एज अश्केलोन, अश्केलोन का पलिश्ती राजा, जो पलिश्तिया के 5 राजाओं में से एक था और इज़राइल का शत्रु था। डेरेक हॉर्शम युर्जा के रूप में, गाजा का पलिश्ती राजा, फिलिस्तिया के 5 राजाओं में से एक और इज़राइल का शत्रु। रेश दिमोफ्ते एज लाहमी, गात का एक फिलिस्तीनी दानव, जो अनाकिम का वंशज था, जो नेफिलिमों में से अंतिम और गोलियत, इशबी और बेनोब का भाई था। सियान वेबर ने ओरपा की भूमिका निभाई है, जो गोलियत, लाहमी, इशबी और बेनोब जैसे दानवों की माता थीं। लुजियन गुप्ता, योशिया के रूप में, शाउल का एक युवा सेवक। दिमित्रिस जियाकस, अहीमेलेक के रूप में, नोब में इज़राइल का लेवी महायाजक। एंड्रियास अलेविजोस ने इशबी की भूमिका निभाई है। वो एक पलिश्ती दानव था जो अनाकिम का वंशज था, जो नेफिलिम वंश का अंतिम व्यक्ति और गोलियत, लाहमी और बेनोब का भाई था। क्रिस्टोस विलानाकिस, बेनोब के रूप में, अनाकिम का वंशज एक पलिश्ती दानव, जो नेफिलिमों में से अंतिम और गोलियत, लाहमी और इशबी का भाई था। एपिसोड मौसम, एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया, पहली बार जारी किया गया, अंतिम बार जारी किया गया 1-8-27 फरवरी 2025, 3 अप्रैल 2025, 2-8-5 अक्टूबर 2025, 16 नवंबर 2025। सीजन 1 2025। नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक, निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि
एक चरवाहा और एक राजा, जॉन इरविन और जॉन गन। टेलीप्ले, जॉन इरविन, एंडी विल्सन और नेथन ए जैकब्स द्वारा। कहानी, जॉन इरविन द्वारा। 27 फरवरी 2025। मूसा द्वारा लाल सागर को 2 भागों में बांटने के 500 वर्ष बाद दृष्टा सैमुअल स्टीफन लैंग ने बेंजामिन गोत्र के शाउल अली सुलेमान को 25 वर्षों के लिए इज़राइल राज्य का प्रथम राजा नियुक्त किया। फिर भी राजा शाउल धीरे धीरे अपनी विजयों पर घमंड करने लगा। ईसा पूर्व 1000 में एलाह की घाटी में चरवाहा डेविड, माइकल इस्कंदर, पलिश्ती दानव गोलियत, मार्टिन फोर्ड से लड़ने की तैयारी कर रहा था। 1 वर्ष पूर्व डेविड ने बेथलहम में अपनी भेड़ों को शेर से बचाया था। हवीला में राजा शाउल और इज़राइलियों ने राजा अगाग, जेरेमी जिडो और अमालेकियों को परास्त किया, जबकि पलिश्तियों ने बाल हाजोर पर हमला किया। गिलगाल में राजा शाउल ने बलिदान देने और युद्ध की लूट से जश्न मनाने के लिए एक स्मारक स्थापित किया, लेकिन राजा अगाग को बख्श दिया। इस प्रकार उसने परमेश्वर के अमालेकियों को नष्ट करने के आदेश का उल्लंघन किया। शमूएल को रामा में एक भविष्यवाणी मिलती है और वो राजा शाउल के सामने जाकर उसे परमेश्वर की आज्ञा न मानने के लिए फटकार लगाता है। परमेश्वर शाउल को राजा पद से हटाकर उसकी जगह किसी और को चुन लेता है। राजा शाउल शमूएल का वस्त्र फाड़ने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, जबकि शमूएल राजा अगाग का वध कर देता है। दाऊद एक गुफा में शेर को मार डालता है, वहीं शमूएल अगले राजा की तलाश में निकल पड़ता है। 2 गहराई से गहराई की पुकार। जॉन इरविन और जॉन गन। जॉन इरविन, जॉन गन और एंडी विल्सन 27 फरवरी 2025। कई साल पहले बेथलहम में दाऊद को नाजायज संतान होने के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। दाऊद की मां नित्जेवेट सीर तिलिफ दाऊद को शेर से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, जिसके बाद दाऊद के पिता जेसी लुइस फेरेरा उसे चरवाहे के रूप में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। वर्तमान में जेसी दाऊद को फटकार लगाते हैं। गिबिया में राजा शाउल और रानी अहीनोआम, आइलेट जुरेर, सेनापति अब्नेर, ओदेद फेहर को उस व्यक्ति को खोजने का आदेश देते हैं जिसे शमूएल अभिषेक करेगा। गात के राजा अकीश, अलेक्जेंडर उलूम, फिलिस्तिया के अन्य राजाओं के साथ इज़राइल पर आक्रमण की योजना बनाने के लिए मिलते हैं। दाऊद के बड़े भाई एलियाब, दाऊद गदामी और अबिनदाब, नाबी दखली और उनके रिश्तेदार योआब और अलबी अमालेकियों के युद्ध से लौटते हैं। दाऊद एलियाब और अबिनदाब को उसे सेना में भर्ती करने के लिए मनाने का प्रयास करता है। पुजारी अहीमेलेक, दिमित्रिस जियाकस, राजकुमारी मिकाल, इंडी लुइस को धर्म ग्रंथों के बारे में सिखाते हैं। बाल हाजोर में राजा अकीश और पलिश्तियों का सामना करते हुए डेविड और घायल एलियाब भाग निकलते हैं। राजा शाउल एक बार फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और राजकुमार जोनाथन, ईथन काई और अब्नेर उन्हें नियंत्रित करते हैं। अभिषेक, एलेक्जेंड्रा ला रोसे, जॉन इरविन और बेका हबेल 27 फरवरी 2025। अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति के कारण राजा शाउल गलती से अपने भाले से एक सेवक को मार देता है। जेसी और उसके अन्य पुत्र एलियाब का इलाज करते हैं। अब्नेर राजा शाउल के एदोमी सेवक दोएग, अशरफ बरहोम को शमूएल को खोजने का आदेश देता है। शमूएल जेसी के पुत्रों में से एक को नया राजा बनाने के लिए बेथलहम जाता है। रानी अहीनोआम अब्नेर के साथ राजा शाउल के श्राप को तोड़ने के लिए एक माध्यम से परामर्श करती है। राजा अकीश दानवों की माता ओरपा, सियान वेबर और अनाकिम वंशजों, जिनमें गोलियत और लाहमी, रारेश डिमोफ्ते शामिल हैं, से इज़राइल के विरुद्ध गठबंधन बनाने के लिए मिलता है। बेथलहम में प्रवेश करके शमूएल जेसी और उसके पुत्रों को बलिदान चढ़ाने के लिए आमंत्रित करता है। परमेश्वर के मार्गदर्शन में शमूएल दाऊद के 7 बड़े भाइयों, जिनमें एलियाब, अबिनदाब, नथानेल, अजीज दियाब, रद्दाई, कॉन्स्टेंटिनोस क्रोमिडास और ओजेम, स्टेफानोस वुक्सानोविक शामिल थे, का मूल्यांकन करता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक को राजा के रूप में अस्वीकार कर देता है। ये जानकर कि सबसे छोटा भाई दाऊद उपस्थित नहीं है, शमूएल जेसी को फटकार लगाता है, जो दाऊद को बुलवाता है। जब दाऊद आता है तो शमूएल को आभास होता है कि वही राजा है। शमूएल दाऊद को इज़राइल का नया राजा अभिषेक करता है। इसी बीच राजा शाउल अपने सिंहासन पर लौट आता है।
प्रस्थान करने से पहले शमूएल दाऊद को आशीर्वाद देता है, जिसे प्रभु परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। यिशै और उसके अन्य पुत्र इस बात पर सहमत होते हैं कि दाऊद के अभिषेक के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। योआब दाऊद को महल में लाने का आदेश देता है। दान गोत्र के बड़े द्वारा राजकुमार एशबाल समओत्तो पर अपनी पुत्री को अपवित्र करने का आरोप लगाने के बाद रानी अहीनोम मूसा की व्यवस्था का पालन करते हुए अपने पुत्र को एंडोर के शरण नगर में निर्वासित कर देती है। गिबिया में रानी अहीनोम दाऊद को संगीत से राजा शाऊल को सांत्वना देने के लिए बुलाती है। दाऊद वीणा बजाता है और अपना भजन गाता है, जिससे राजा शाऊल प्रसन्न होता है। एलियाब की चेतावनी के बावजूद दाऊद राजकुमारी मीकल से मित्रता करता है, जिससे वो पहले मिल चुका था। राजकुमारी मीकल दाऊद को पढ़ना लिखना सिखाती है, जिससे उनका संबंध गहरा हो जाता है। दाऊद मूसा का गीत गाते हुए वीणा बजाना जारी रखता है, जिससे राजा शाऊल का स्नेह प्राप्त होता है। राजा शाऊल द्वारा पीछा किए जाने के विश्वास में शमूएल अपनी पत्नी के साथ छिप जाता है। राजकुमार एशबाल को ले जा रहे काफिले पर घात लगाकर हमला होने के बाद एक अज्ञात व्यक्ति एशबाल से उसके साथ चलने के लिए कहता है और एशबाल स्वीकार कर लेता है। भेड़िया और शेर, माइकल नैंकिन, लॉरा केनार, 13 मार्च 2025। रानी अहीनोआम राजा शाऊल के पागलपन को छुपाने और अपनी शक्ति दिखाने के लिए यहूदा जनजाति के प्रमुख बुजुर्ग अद्रियल स्टीवर्ट स्कुडामोर के स्वागत में एक भोज का आयोजन करती है। रानी अहीनोआम एलियाब और योआब के विरोध के बावजूद डेविड राजकुमारी मीकल के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। शाऊल का वंश अद्रियल के साथ एकजुट होने की योजना बनाता है, जहां राजा शाऊल अनिच्छुक राजकुमारी मीकल का विवाह अद्रियल के एक पुत्र से कराने का प्रस्ताव रखता है। दूसरों की नजरों से बचकर राजा शाऊल राजा अगाग जैसी एक भयावह आत्मा से त्रस्त हो जाता है। जब डेविड अपना वीणा बजाता है तो राजा शाऊल की चेतना क्षण भर के लिए लौट आती है और वह अद्रियल को सलाहकार के पद पर पदोन्नत कर देता है। यह देखकर कि राजकुमारी मेराब याली टोपोल मार्गलित अद्रियल के एक अन्य पुत्र से संबंध बना चुकी है, राजा शाऊल निर्णय लेता है कि उसकी पुत्री का विवाह उसी से कराया जाए। आशीर्वाद समारोह के दौरान अद्रियल को राजा शाऊल से याकूब के आशीर्वाद का ग्रंथ प्राप्त होता है और वह उसे पढ़ता है। दुष्ट आत्मा राजा शाऊल को बहकाती रहती है, जिसके चलते शाऊल आद्रियल पर अपना सिंहासन छीनने का आरोप लगाता है। राजा शाऊल एक बार फिर पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसके कारण वह और आद्रियल अपना गठबंधन और राजकुमारी मेराब का विवाह रद्द कर देते हैं। दोनों को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए राजा शाऊल और डेविड शांतिपूर्वक बातचीत करते हैं। राजा शाऊल डेविड को अपने सिंहासन पर बैठने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन डेविड तब तक नहीं बैठते जब तक राजा शाऊल वापस बिस्तर पर नहीं चले जाते। दिग्गज जागृत, माइकल नैंकिन, जोनाथन लॉयड वॉकर, 20 मार्च 2025। औरपा नेफिलिम से दानवों की उत्पत्ति का वर्णन करती है, जो विद्रोही स्वर्गदूतों, जिन्हें पहरेदार के नाम से जाना जाता है, जिनमें साम्याजा भी शामिल है, और मनुष्यों की संतान है। औरपा गोलियत, लाहमी, इशबी, एंड्रियास एलेविजोस और बेनोब क्रिस्टोस विलानाकिस को उनमें से अंतिम मानती है। महल में डेविड राजा शाऊल के करीब आ जाता है। गाथ में राजा अकीश औरपा और गोलियत के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखता है। गोलियत को माइसीनियाई कांस्य कवच और हथियार प्रदान करता है और उसे युद्ध का प्रशिक्षण देता है। फिर भी औरपा के सिंहासन के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। डेविड के गुप्त अतीत का पता चलने पर राजकुमारी मिकाल उससे भिड़ जाती है, लेकिन उसके प्रति अपने प्रेम का भी इजहार करती है। हालांकि अपने शाही दायित्वों के कारण वो कहती है कि वे कभी एक साथ नहीं रह सकते। डोएग औरपा की हत्या करके और इसका दोष इज़राइल और शाऊल के वंश पर डालकर राजा अकीश के लिए अपने गुप्त उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। ये जानकर कि उसका संगीत राजा शाऊल के पतन को ठीक नहीं कर सकता, डेविड गिबिया छोड़कर राजकुमारी मेराब के सामने राजकुमारी मीकल के प्रति अपने प्रेम का इजहार करता है और घर लौट आता है। सिनाई पर्वत पर राजकुमार जोनाथन को सैमुअल मिलता है, जो बताता है कि उसने किसी और को अगला राजा नियुक्त कर दिया है। राजकुमार जोनाथन को एला घाटी में पलिश्ती सेनाएं एकत्रित होती हुई दिखाई देती हैं और वो राजा शाऊल, अब्नेर और योआब को इसकी सूचना देता है।
गोलियत एक इजरायली शिविर पर घात लगाकर हमला करता है और ओर्पा की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा अकीश के साथ गठबंधन करके गाथ लौट जाता है। डेविड और गोलियत भाग 1। जॉन इरविन और जॉन गन। जॉन इरविन और जॉन गन 27 मार्च 2025। जेसी ने अपने बेटों जिनमें नथानील, रद्दाई और ओजेम शामिल थे को युद्ध में अपने बड़े भाइयों के साथ शामिल होने के लिए भेजा, लेकिन डेविड को जाने की अनुमति नहीं दी। शैमुएल बलिदान के लिए जेसी और डेविड से मिलने आए। एलाह की घाटी में राजा शाऊल ने इजरायली सेनाओं को इकट्ठा किया, जबकि गात, अश्केलोन, अशदोद और गाजा की पलिश्ती सेनाएं राजा अकीश, अश्केलोन के राजा हैदर कोयल, अशदोद के राजा यानिस अनास्तासाकिस और युर्जा के राजा डेरेक हॉर्शम के साथ एकजुट हो गईं। हथियारों से लैस एक कवचधारी गोलियत प्रकट हुआ और उसने इजरायलियों को चुनौती दी कि वे अपने राजा या सबसे बड़े योद्धा को उससे लड़ने के लिए भेजें। उसने जोर जोर से इजराइल और परमेश्वर का अपमान किया, जिससे इजरायली भयभीत हो गए और राजा शाऊल को और अधिक कष्ट हुआ। राजा शाऊल भ्रमित हो गए और गोलियत से लड़ने के लिए किसी इच्छुक व्यक्ति की तलाश करने लगे। डेविड ने शैमुएल को अपने दर्शन के बारे में बताया और शैमुएल ने इसे परमेश्वर की सेना के सेनापति को बताया, जो कई सदियों पहले यहोशू के सामने प्रकट हुए थे और डेविड के भाग्य की पुष्टि की थी। गोलियत हफ्तों तक इजरायलियों को डराता रहता है और राजकुमार जोनाथन मिकमाश की लड़ाई की याद में उससे लड़ने का फैसला करता है। शैमुएल जेसी को डेविड को रोकने के कारण पर खुलकर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शैमुएल की भविष्यवाणी को मानते हुए जेसी डेविड से सुलह कर लेता है, उसके और नित्जेवेट के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है और डेविड को युद्ध के मैदान में अपने भाइयों के लिए रसद लाने का आदेश देता है। डेविड और गोलियत भाग 2। जॉन इरविन और जॉन गन। जॉन इरविन, जोनाथन लॉयड वॉकर और नेथन ए जैकब्स 3 अप्रैल 2025 फिलिस्तीनी ज़ेबुलून जनजाति पर हमला करते हैं जब वे इजरायली शिविर से पीछे हट रहे होते हैं और सभी का नरसंहार करते हैं। जोनाथन एक छोटे दल का नेतृत्व करते हुए फिलिस्तीनी शिविर में जाते हैं ताकि गोलियत और अन्य दैत्यों को सोते समय मार सकें, लेकिन उनके साथी सैनिक मारे जाते हैं और जोनाथन को तब बंदी बना लिया जाता है जब उनमें से एक गद्दार निकलता है। गोलियत 40 दिनों तक इजराइल को ताना मारता रहता है। राजा अकीश राजकुमार जोनाथन को इस शर्त पर रिहा करते हैं कि वो राजा शाऊल को आत्मसमर्पण करने के लिए मना लें। राजकुमारी मेराब के साथ शिविर पहुंचकर राजकुमारी मीकल धर्म ग्रंथों से राजा शाऊल को सांत्वना देती हैं। राजकुमार एशपाल सिंहासन संभालने के लिए लौट आते हैं क्योंकि उन्हें फिलिस्तीनियों द्वारा उनकी सेना को हराने की उम्मीद होती है। डेविड शिविर में पहुंचते हैं और गोलियत के बारे में पता चलता है। एलियाब डेविड को आने के लिए फटकारते हैं, लेकिन डेविड गोलियत से लड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। राजा शाऊल डेविड को बुलाते हैं, जो एक चरवाहे के रूप में अपने अनुभवों की गवाही देते हैं। डेविड के दृढ़ विश्वास से प्रभावित होकर राजा शाऊल उन्हें गोलियत का सामना करने के लिए चुनते हैं। डेविड और राजकुमारी मीकल फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हैं। राजकुमार जोनाथन ने दाऊद को ढूंढ निकाला और उसे परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त व्यक्ति बताया। दाऊद गोलियत के पास पहुंचा, जिसने दाऊद को अनदेखा कर दिया। दाऊद ने परमेश्वर के उद्धार की बात कही और अपनी जीत की घोषणा की। दाऊद गोलियत की ओर दौड़ा और गोलियत ने अपने भाले फेंके जो दाऊद को लगे, हालांकि जानलेवा नहीं। शमूएल युद्ध क्षेत्र के ऊपर एक मैदान में प्रकट हुआ। दाऊद उठा और एक पत्थर फेंका जो गोलियत के माथे पर लगा। गोलियत के गिरने के बाद दाऊद ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। पलिश्ती भाग गए और इजरायली उनका पीछा करने लगे, जबकि दाऊद ने गोलियत की तलवार पकड़ रखी थी। हाउस ऑफ डेविड का विकास निर्माता जॉन इरविन की राजा डेविड की बाइबल कथा में लंबे समय से चली आ रही रुचि से प्रेरित था। इरविन का इस कथा के प्रति आकर्षण उनकी युवावस्था में शुरू हुआ और यरूशलेम में राजा डेविड की कब्र पर जाने के बाद किशोरावस्था में ही उन्होंने पटकथा पर काम करना शुरू कर दिया। इस प्रारंभिक प्रेरणा ने अंततः वर्षों बाद टेलीविजन श्रृंखला के निर्माण में योगदान दिया। ये श्रृंखला द वंडर प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित की गई थी, जो इरविन और केली मैरीमैन हुकस्ट्रेटन द्वारा स्थापित एक स्टूडियो है और अमेज़न MGM स्टूडियो के सहयोग से बनाई गई थी। अमेज़न की रुचि एक उच्च बजट वाली बाइबल श्रृंखला में तब बढ़ी जब ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर प्लेटफॉर्म पर
अप्रत्याशित रूप से लोकप्रिय साबित हुई। अमेज़न का प्रारंभिक ऑर्डर केवल एक सीजन के लिए था। इरविन ने इसके रिलीज होने से पहले कहा था कि उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें 3 सीजन शामिल हैं और इसे पूरा करने की उम्मीद है। ढलाई हाउस ऑफ डेविड के लिए कास्टिंग प्रक्रिया व्यापक थी, जिसमें मुख्य भूमिका के लिए आदर्श अभिनेता को खोजने में 4 महीने लगे। फिल्म निर्माताओं ने कहा कि अभिनेताओं को व्यक्तिगत रूप से धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कहानी के प्रति उत्साहित होना आवश्यक था। 4 महीने की कास्टिंग खोज के बाद नवोदित कलाकार माइकल इस्कंदर को अंततः डेविड की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जो उनकी पहली बड़ी अभिनय भूमिका थी। इस्कंदर ने ऑडिशन में ये भूमिका इसलिए हासिल की क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल में शॉट पुट और डिस्कस थ्रो किया था। उनके साथ अली सुलेमान राजा शाउल की भूमिका में हैं, जो इज़राइल के पहले राजा थे, और डेविड के साथ उनका जटिल संबंध कहानी का एक केंद्रीय स्तंभ है। ऑयलेट जुरेर शाउल की पत्नी रानी अहिनोआम की भूमिका निभाती हैं, जिससे शाही परिवार की गतिशीलता में गहराई आती है। अनुभवी अभिनेता स्टीफन लैंग डेविड का अभिषेक करने वाले पैगंबर सैमुअल की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश बॉडी बिल्डर और अभिनेता मार्टिन फोर्ड को दुर्जय गोलियत के रूप में चुना गया। फोर्ड 6 फुट 8 लंबे और 320 पाउंड के हैं और श्रृंखला में उन्हें जबरन परिप्रेक्ष्य और डिजिटल संवर्धन के माध्यम से 9 फुट 9 इंच लंबा दिखाया गया है। सहायक कलाकारों में लुई फेरेरा जेसी डेविड के पिता के रूप में, एथन काई जॉनथन शाउल के पुत्र और डेविड के घनिष्ठ मित्र के रूप में, इंडी लुइस मिखाल शाउल की पुत्र के रूप में, ओडेड फेहर अबनेर शाउल की सेना के कमांडर के रूप में, याली टोपोल मार्गलिथ मीराब शाउल की सबसे बड़ी पुत्र के रूप में, नीमो होचनबर्ग सिलास सैमुअल के वफादार सेवक के रूप में, औरी अल्बी योआब डेविड के योद्धाओं में से एक के रूप में, अशरफ बरहोम दोएग एदोमी के रूप में, सैम ओटो एशबाल शाउल के एक अन्य पुत्र के रूप में, दाऊद घदामी एलियाब डेविड के सबसे बड़े भाई के रूप में, अलेक्जेंडर उलूम अकीश फिलिस्तीनी राजा के रूप में, रेश डिमोफ्ते लाहमी के रूप में और सीर तिलिफ नित्जेवेट डेविड की माता के रूप में शामिल हैं। लिखना हाउस ऑफ डेविड का लेखन धर्म ग्रंथों की कथाओं को रचनात्मक कहानी कहने के साथ मिलाकर राजा डेविड का सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जॉन इरविन और जॉन गन द्वारा सहनिर्मित और निर्देशित, जो दोनों ही आस्था आधारित सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, इस श्रृंखला का उद्देश्य बाइबिल की कहानी को समकालीन दर्शकों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना है। मुख्य रूप से 1 सैमुअल के शुरुआती अध्यायों से प्रेरित, ये कथा डेविड के एक चरवाहे से इज़राइल के इतिहास में एक केंद्रीय व्यक्ति बनने तक के परिवर्तन को दर्शाती है। लेखक बाइबिल के पाठ का विस्तार करते हुए राजा शाउल और पैगंबर सैमुअल जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों का पता लगाते हैं, जिससे इन अंतःक्रियाओं में जटिलता जुड़ जाती है। ये श्रृंखला मूल संवादों के साथ बाइबिल के प्रत्यक्ष संदर्भों को एकीकृत करती है, जिससे शाउल, मिकल और जॉनथन सहित माध्यमिक पात्रों को गहराई प्रदान करने वाले उपकथानक विकसित होते हैं। ये डेविड के विश्वास, नैतिकता और नेतृत्व के साथ आंतरिक संघर्षों में भी गहराई से उतरती है, जो उनके सुस्थापित युद्धों और विजयों से परे है। ये श्रृंखला हिब्रू बाइबिल के प्रति निष्ठावान रहने का इरादा रखती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये डेविड की बाइबिल कथा का हूबहू पुनर्कथन हो। इरविन कहते हैं, मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये मूल सामग्री नहीं है, ये मूल सामग्री के प्रति एक प्रेम पत्र है। पटकथा लेखन में इतिहासकारों, बाइबिल और रब्बी विद्वानों और पादरियों से परामर्श लिया गया था। श्रृंखला लिखने में एक चुनौती ऐसे संवाद तैयार करना था जो ऐतिहासिक परिवेश के अनुरूप प्रामाणिक लगे और साथ ही आधुनिक दर्शकों के लिए भी सुलभ हो। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए लेखकों ने औपचारिक लेकिन स्वाभाविक शैली अपनाई और अत्यधिक पुरातन भाषा से परहेज किया। इरविन और गन कहते हैं कि ये शो न केवल धार्मिक लोगों के लिए बल्कि व्यापक दर्शकों के लिए है और इसकी प्रेरणा द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, स्टार वॉर्स और हैरी पॉटर से ली गई है। हाउस ऑफ डेविड की मुख्य शूटिंग 2024 में शुरू हुई, जिसमें प्रोडक्शन टीम ने ग्रीस को प्राथमिक फिल्मांकन स्थान के रूप में चुना। देश की प्राचीन वास्तुकला और विविध परिदृश्यों ने बाइबिल की कहानी के लिए एक प्रामाणिक पृष्ठभूमि प्रदान की। विशिष्ट स्थानों में फिली क्षेत्र शामिल था। माइकल इस्कंदर, जन्म लगभग 2001-2002,
मिस्र में जन्मे अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार हैं जो अमेज़न प्राइम वीडियो श्रृंखला हाउस ऑफ डेविड 2025 में राजा डेविड के चित्रण और टोनी पुरस्कार विजेता संगीत किम्बरली अकिम्बो में ब्रॉडवे की शुरुआत के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इस्कंदर का जन्म मिस्र में हुआ था और उनका पालन पोषण एक धार्मिक परिवार में हुआ। उन्हें कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च में बपतिस्मा दिया गया और उन्होंने अपना अधिकांश बचपन चर्च की गतिविधियों में बिताया। 9 वर्ष की आयु में वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया और संगीत और प्रदर्शन के माध्यम से अपने नए परिवेश में ढल गए। हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के दौरान जब एक मित्र ने उन्हें गायन मंडली के लिए ऑडिशन देने के लिए प्रोत्साहित किया, तब कला प्रदर्शन में उनकी रुचि जागृत हुई। इस अनुभव ने उन्हें अभिनय और गायन के प्रति जुनून पैदा किया और अंततः उन्होंने स्कूल के संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया। आजीविका। इस्कंदर को 2019 में हाई स्कूल के नाटक इन द हाइट्स में उसनावी के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए शुरुआती पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्पिरिट ऑफ द मेसी अवार्ड और उसी वर्ष जिमी अवार्ड्स में एक विशेष पहचान पुरस्कार मिला। उन्होंने 2022 में ब्रॉडवे में पदार्पण किया। किम्बरली अकिम्बो में एरन पकेट की भूमिका निभाई, एक ऐसा प्रोडक्शन जिसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए टोनी पुरस्कार जीता। 2025 में इस्कंदर ने प्राइम वीडियो श्रृंखला हाउस ऑफ डेविड में राजा डेविड की भूमिका के साथ स्क्रीन अभिनय में कदम रखा, जो बाइबिल के पात्र के चरवाहे से सम्राट बनने तक के उत्थान को दर्शाती है। उन्होंने अली सुलेमान और आइलेज जुरेर के साथ अभिनय किया। उनके चित्रण को इसकी भावनात्मक गहराई और ईमानदारी के लिए सराहा गया। कई टिप्पणीकारों ने चरित्र के आध्यात्मिक विकास से व्यक्तिगत जुड़ाव का उल्लेख किया। अभिनय के अलावा इस्कंदर एक गायक गीतकार भी हैं। उन्होंने 2021 में एकल गीत आई नो रिलीज किया और किम्बरली अकिम्बो के मूल ब्रॉडवे कास्ट रिकॉर्डिंग में योगदान दिया। गैबी बैरेट के साथ उनका सहयोग गीत लीड मी टू द वाटर एल्बम हाउस ऑफ डेविड सीजन 1 प्राइम वीडियो ओरिजिनल सीरीज से प्रेरित संगीत में शामिल किया गया था। निजी जीवन। इस्कंदर एक कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स ईसाई के रूप में पले बढ़े और उन्होंने कहा है कि हाउस ऑफ डेविड में डेविड की भूमिका निभाने से उन्हें बाइबिल की कथाओं की गहरी समझ मिली और उनका व्यक्तिगत विश्वास मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि इस भूमिका ने उन्हें धर्म ग्रंथों के पात्रों को बहुआयामी और प्रासंगिक रूप में देखने में मदद की, जिससे उन्हें एक अधिक सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। उन्होंने कैथोलिक धर्म अपना लिया और 22 अगस्त 2025 को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने धर्मांतरण की घोषणा की। आइलेज जुरेर, जन्म 28 जून 1969, एक इजरायली टीवी और फिल्म अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इजरायली किशोर ड्रामा इनियान शेल जमान से की और कई इजरायली टीवी और फिल्म भूमिकाओं में अभिनय किया है। उन्हें 2003 में इजरायली एकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 2006 और 2013 में इजरायली टेलीविजन एकेडमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। जुरेर कई हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जैसे म्यूनिक 2005, वेंटेज पॉइंट 2008, एंजल्स एंड डीमंस 2009, मैन ऑफ स्टील 2013 और बेन हुर 2016। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टेलीविजन श्रृंखला डेयर डेविल 2015-2018 और इसकी पुनरुद्ध श्रृंखला डेयर डेविल बॉर्न अगेन 2025 वर्तमान में वेनेसा मारियाना फिस्क की भूमिका भी निभाई है। निजी जीवन। आइलेज जुरेर का जन्म 28 जून 1959 को एक यहूदी परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण तेल अवीव इजराइल में हुआ। उनकी मां का जन्म चेकोस्लोवाकिया में हुआ था और उन्होंने एक कॉन्वेंट में छिपकर होलोकॉस्ट से अपनी जान बचाई। बाद में 1950 के दशक में इजराइल में आकर बस गईं। उनके इजरायली मूल के पिता रूसी यहूदी वंश के हैं। जुरेर ने 14वें नगरपालिका हाई स्कूल में थिएटर की पढ़ाई की और तेल अवीव स्काउट्स बैंड में भाग लिया। इजराइल रक्षा बलों में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने उत्तरी कमान के सैन्य बैंड में सेवा की। अपनी सैन्य सेवा पूरी करने के बाद जुरेर ने योरम लोवेंस्टीन परफॉर्मिंग आर्ट्स स्टूडियो में 3 साल तक अभिनय का अध्ययन किया। इसके बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और न्यूयॉर्क शहर में एक्टर वर्कशॉप में जॉर्ज मॉरिसन के साथ प्रशिक्षण लिया।
1991 में वो इजराइल लौट आईं। 2003 में जुरेर ने अपने सर्फिंग प्रशिक्षक गिलाद लॉन्डोव्स्की से शादी कर ली। दंपति का एक बेटा है और वे लॉस एंजलिस में रहते हैं। अभिनय करियर 2008 में आई फिल्म एंजेलिस एंड डेमन्स में जुरेर और टॉम हैंक्स रोम के पैंथियन के बाहर। 1991-2000 जुरेर को इजरायली किशोर ड्रामा इनियान शेल जमान 1992-1993 में एक नियमित कलाकार के रूप में शुरुआती भूमिका मिली। 1993 में उन्होंने इजरायली कॉमेडी फिल्म निकमातो शेल इट्जिक फिंकेलस्टीन का बदला में डेबी की भूमिका भी निभाई। इस दौरान उन्होंने केबल टेलीविजन शो येत्जियात हिरुम में भी भाग लिया। 1997 से 2000 तक उन्होंने इजरायली टेलीविजन शो फ्लोरेंटाइन में शीरा स्टाइनबर्ग के रूप में एक नियमित भूमिका निभाई। उनके किरदार शीरा ने 2000 के एक एपिसोड में रोनित एल्काबेत्स के किरदार निकोल के साथ इजरायली टेलीविजन पर पहला समलैंगिक चुंबन साझा किया। 1998 में उन्होंने फिल्म अहावा असुरा उर्फ द डिब्बुक ऑफ द होली एप्पल फील्ड में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद वो 2000 में इजरायली टेलीविजन श्रृंखला जिंजाना में दिखाई दी। 2001-2010 2001 में ज्यूरर ने लैला लेलो लोला और कीकर हाहेलो मोट डेस्पराडो स्क्वायर फिल्मों में अभिनय किया। वो 2002 में टेलीविजन श्रृंखला शालवा और हाब्लॉक में दिखाई दी। 2003 में उन्होंने नीनास ट्रेजेडीज में मुख्य किरदार नीना की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इजरायली अकेडमी पुरस्कार मिला। 2005 में उन्होंने इजरायली टेलीविजन श्रृंखला बेतिपुल में अभिनय किया। उन्होंने नामा लर्नर की भूमिका निभाई। इस श्रृंखला के लिए उन्हें इजरायली टेलीविजन अकेडमी से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और इसे HBO श्रृंखला इन ट्रीटमेंट के रूप में रीमेक किया गया। अगले वर्ष ज्यूरर ने गोमरोट होलचोट नामक एक इजरायली स्केच कॉमेडी टेलीविजन शो में भाग लिया। 2005 में जुरेर स्टीवन स्पीलबर्ग की म्यूनिक में दिखाई दी, जहां उन्होंने एवनर कॉफमैन की पत्नी की भूमिका निभाई। 2007 में उन्होंने फ्यूजिटिव पीसेस में अभिनय किया। 2008 में जुरेर अमेरिकी थ्रिलर वैंटेज पॉइंट में दिखाई दी। उसी वर्ष उन्हें द दा विंची कोड के सीक्वल एंजल्स एंड डीमंस 2009 में वैज्ञानिक विटोरिया वेट्रा के रूप में कास्ट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने एडम रिसरेक्टेड 2008 में एक नर्स की भूमिका निभाई, जिसे शीर्षक चरित्र से प्यार हो जाता है। 2011-2020 जुरेर डायने कीटन और केविन क्लाइन के साथ। 2011 में जुरेर ने फिल्म हाइड अवे में मुख्य भूमिका निभाई और सुपरमैन फ्रेंचाइजी के रीबूट मैन ऑफ स्टील 2013 में सुपरमैन की मां लारा लोर वैन की भूमिका निभाई। 2013 में उन्होंने इजरायली श्रृंखला श्टिसल में एलिशेवा रोडस्टीन के रूप में अभिनय किया। 2015 में जुरेर ने मार्वल सीरीज डेयरडेविल में वेनेसा मारियाना फिस्क के रूप में अभिनय किया। वो हॉलीवुड फिल्म बेन हूर 2016 में दिखाई दी। 2018 में जुरेर ने डेयरडेविल के तीसरे सीजन में अपनी भूमिका को दोहराया। नवंबर 2020 में जुरेर को नेटफ्लिक्स की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर श्रृंखला यू के तीसरे सीजन में एक आवर्ती भूमिका में कास्ट किया गया था। 2021 वर्तमान 2021 में जुरेर ने एप्पल टीवी प्लस पर इजरायली मनोवैज्ञानिक थ्रिलर लूजिंग एलिस में अभिनय किया। 2024 में उन्होंने केशेट 12 पर इजरायली ड्रामा सीरीज द बेस्ट वर्स्ट थिंग में अमोस तमाम के साथ डॉक्टर अमालिया लेवी के रूप में अभिनय किया। 2025 में जुरेर ने मार्वल की डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वेनेसा मारियाना फिस्क की भूमिका को फिर से निभाया। पुरस्कार जुरेर को अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें नीनास ट्रेजेडीज 2003 में उनकी भूमिका के लिए इजरायली अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 2006 और 2013 में बेतिपुल और हॉस्टेजेस में उनकी भूमिकाओं के लिए इजरायली टेलीविजन अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शामिल है। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1991, पोर साचा उर्फ फॉर साशा शोशाना फ्रांसीसी नाटक 1993, इट्जिक फिंकलस्टीन का बदला उर्फ निकमाटो शेल इट्जिक फिंकलस्टीन, डेबी 1997, अहवा असुर निषिद्ध प्रेम जिसे पवित्र सेब के खेत का डिब्बुक भी कहा जाता है, घास का मैदान 2001, किकर हा हेलोमोट उर्फ डेस्पराडो स्क्वायर,
गिला वेट्रेस 2003, इश हाँ हाशमल उर्फ रूटेनबर्ग, बेकी हाँ आसोनोट शेल नीना, नीना की त्रासदी, नीना 2004, माशेहू मटोक कुछ मीठा, तमार 2005, म्यूनिक डेफना कॉफमैन 2007, भगोड़े टुकड़े, माइकेला रक क्लाविम रेडजिम हॉफशी उर्फ जंगली कुत्ते, तेलमा 2008, सुविधाजनक स्थान वेरोनिका आदम का पुनरुत्थान, जीना ग्रे 2009, सरल जीना एंजिल्स और डेमंस। इंडी लुइस, जन्म 2001 या 2002, एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। वो बीबीसी 2 और एचबीओ की सीरीज इंडस्ट्री 2020, एएमसी सीरीज ला फॉर्चूना 2021 और अमेज़न प्राइम सीरीज हाउस ऑफ डेविड 2025 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इंडी लुइस का जन्म चेल्सी, लंदन में हुआ था। वो एक न्यायाधीश और एक बैरिस्टर की बेटी थीं और किंगस्टन अपॉन थेम्स में पली बढ़ीं। वो वेल्श और श्रीलंकाई मूल की हैं। उनकी बड़ी बहन लेखिका अशानी लुइस हैं। लुइस ने टिफिन गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। उनका इरादा डरहम विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करने का था, लेकिन उन्होंने 1 साल का अंतराल लिया, जिसके दौरान उन्होंने ड्रामा स्कूल में आवेदन किया और अब बंद हो चुकी एकेडमी ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड आर्ट्स एलरा में दाखिला प्राप्त किया। उन्होंने अपने करियर के लिए समय निकालने के लिए 3 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम से 1 वर्षीय फाउंडेशन कोर्स में दाखिला लिया। आजीविका। लुइस 18 साल की थीं जब उन्होंने बीबीसी 2 और एचबीओ के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ड्रामा इंडस्ट्री के पहले सीजन में एक अतिथि भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जिसका प्रीमियर 2020 में हुआ था। उनके किरदार वेनेशिया बेरेंस को 2022 में दूसरे सीजन के लिए सीरीज रेगुलर के रूप में पदोन्नत किया गया। लुइस ने स्पेनिश अमेरिकी एएमसी और मूवी स्टार प्लस एडवेंचर सीरीज ला फॉर्चूना में एमी वाइल्ड की भूमिका भी निभाई, जिसमें स्टैनली टूची और टीनिया मिलर जैसे कलाकार थे। 2025 में लुइस बीबीसी 1 के मध्ययुगीन नाटक किंग एंड कॉन्क्वेरर में मार्गरेट के रूप में दिखाई दी और अमेज़न प्राइम की बाइबल श्रृंखला हाउस ऑफ डेविड में माइकल के रूप में। मार्टिन फोर्ड, जन्म 26 मई 1982, एक ब्रिटिश बॉडी बिल्डर, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और अभिनेता हैं। फोर्ड ने अपने शारीरिक कद और ऊंचाई के लिए काफ़ी ध्यान और पहचान हासिल की। उनकी लंबाई लगभग 6 फीट 8 इंच 203 सेमी है। उन्हें अक्सर बॉयका फिल्मों के माध्यम से द नाइटमेयर के रूप में जाना जाता है। जीवनी। फोर्ड का जन्म मिनवर्थ, बर्मिंघम में हुआ था। फोर्ड की पृष्ठभूमि क्रिकेट से जुड़ी थी। किशोरावस्था में वह वारविकशायर युवा टीम के लिए सलामी गेंदबाज के रूप में खेलते थे। कमर में चोट, ग्रंथि ज्वर और ब्रेकअप जैसी कई घटनाओं के बाद क्रिकेट करियर की उनकी उम्मीदें टूट गईं। इसके बाद अवसाद और एनोरेक्सिया का दौर आया। फिर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में कदम रखा और अपने शरीर को रूपांतरित किया। फोर्ड एक प्रशिक्षक बन गए और फिटनेस उद्योग में जल्दी ही अपना नाम कमा लिया। फोर्ड अपने असाधारण शरीर, विशेष रूप से अपने विशाल आकार और मांसपेशियों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। उन्होंने विभिन्न बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, जहां वो अपनी फिटनेस यात्रा साझा करते हैं और अपने प्रशंसकों को प्रेरित करते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अपनी भागीदारी के अलावा फोर्ड ने अभिनय में भी कदम रखा है। वो कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें अनडिस्प्यूटेड आवर 2016, किंग्समैन द गोल्डन सर्कल 2017 और रेडकॉन 1 2018 शामिल हैं। उन्हें फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, जो प्रशिक्षण के प्रति अपने समर्पण और अपने शरीर को बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अभिनय कैरियर। 2016 में फोर्ड ने फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत बॉयका अनडिस्प्यूटेड में कोशमार की भूमिका से की। अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने विभिन्न फिल्मों में अभिनय करके अपने करियर को आगे बढ़ाया। 2018 में वो रॉबिन हुड द रिबेलियन में ब्रिमस्टोन के किरदार में नजर आए और एक्शन कॉमेडी फिल्म किल बेन लाइक में बेल के किरदार में दिखे। उसी साल उन्हें द मरीन 6 क्लोज क्वार्टर्स में ऑस्कर हेस के रूप में भी देखा गया, जिसमें उनके साथ प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान शॉन माइकल्स और अभिनेता माइक द मिज मिजानीन थे। 2018 में फिल्म उद्योग में फोर्ड की भागीदारी और भी बढ़ गई, जब वे पियर्स ब्रॉसनन, रे स्टीवेंसन और डेव बॉटिस्टा के साथ फिल्म फाइनल स्कोर में नजर आए।
इस फिल्म में फोर्ड ने व्लाद का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म रेडकॉन 1 में कॉर्पोरल जैकब गैलाघर के रूप में अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया। 2021 में मार्टिन फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बने और उन्होंने F9 द फास्ट सागा में लेफ्टिनेंट सू का किरदार निभाया। फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 2021 में वे फंतासी ड्रामा श्रृंखला द नेवर्स के कलाकारों में शामिल हुए, जहां उन्होंने 3 एपिसोड में निकोलस पर्बल, जिसे ओडियम भी कहा जाता है, का किरदार निभाया। जून 2023 में उन्हें 2021 की मॉर्टल कॉम्बैट फिल्म के सीक्वल में वीडियो गेम चरित्र शाओ कान की भूमिका निभाने वाले अभिनेता के रूप में घोषित किया गया था। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2016 बोयका निर्विवाद कोशमार 2017 किंग्समैन द गोल्डन सर्कल ग्लास्टनबरी गार्ड 2018 दुर्घटना में घायल व्यक्ति मालिश करने वाली रेडकॉन 1 कॉर्पोरल जैकब गैलाघर वाइकिंग नियति टॉरस्टीन स्टीनर अंतिम स्कोर व्लाद द मरीन 6 क्लोज क्वार्टर्स ऑस्कर हेज बेन लाइक को मार डालो गांठ रॉबिन हुड विद्रोह गंधक 2020 मैक्स क्लाउड के अंतर आकाशगंगा साहसिक कार्य मांसपेशिये 2021 F9 लेफ्टिनेंट सू स्टीफन लैंग जन्म 11 जुलाई 1952 एक अमेरिकी मंच और फिल्म अभिनेता हैं। उन्हें जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2009 में कर्नल माइल्स क्वारिज की भूमिका के लिए प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सैटर्न पुरस्कार जीता। लैंग ने सीक्वल फिल्मों में भी वही भूमिका निभाई। लैंग मैनहंटर 1986, लास्ट एग्जिट टू ब्रुकलिन 1989, गेटिसबर्ग और टॉम्बस्टोन दोनों 1993, गॉड्स एंड जनरल्स 2003, पब्लिक एनिमीज द मेन हु स्टेयर एट गॉड्स दोनों 2009, कॉनन द बारबेरियन 2011, डोंट ब्रीथ 2016 और इसके सीक्वल डोंट ब्रीथ 2 2021 जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते हैं। टेलीविजन पर उनकी भूमिकाओं में टेरा नोवा 2011 में कमांडर नथानियल टेलर, इनटू द बैडलैंड्स 2015-18 में वॉल्डो और द गुड फाइट 2021 में डेविड कॉर्ड शामिल हैं। फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के अलावा लैंग का ब्रॉडवे पर भी लंबा करियर रहा है। 1992 में द स्पीड ऑफ डार्कनेस के मंचन में अपने अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अन्य पुरस्कारों में हेलन हेस पुरस्कार, ड्रामा डेस्क पुरस्कार और आउटर क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल हैं। उनके एकल प्रदर्शन बियॉन्ड ग्लोरी के लिए, साथ ही ल्यूसिल लॉर्टिल पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला था। 2004 से 2006 तक वे एक्टर्स स्टूडियो के सह कलात्मक निर्देशक थे। प्रारंभिक जीवन लैंग का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वे थेरेसा लैंग नी वॉलमार डोन 2008 और यूजीन लैंग 1919-2017 के सबसे छोटे बच्चे थे, जो एक प्रमुख उद्यमी और परोपकारी थे। लैंग की मां जर्मन और आयरिश मूल की कैथोलिक थीं और उनके पिता यहूदी थे, और लैंग का पालन पोषण यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। लैंग के दादा दादी हंगरी और रूस से आए प्रवासी थे और उनके नाना नानी आयरिश और जर्मन थे। उनके 2 बड़े भाई बहन हैं, जेन जो एक वकील और कार्यकर्ता हैं, और डेविड जिन्होंने RFAC में एक कार्यकारी के रूप में काम किया। ये कंपनी उनके पिता ने 1952 में स्थापित की थी। लैंग के पिता ने अपनी अधिकांश संपत्ति $150 मिलियन से अधिक दान में दे दी और अपने बच्चों के लिए कोई विरासत नहीं छोड़ी, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें आत्मनिर्भर बनना सीखना होगा। लैंग ने जमैका एस्टेट्स क्वींस में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। उनका माध्यमिक विद्यालय न्यूयॉर्क शहर का एक सरकारी स्कूल जॉर्ज रायन जूनियर हाई स्कूल था, जो पास के फ्रेश मीडोज में स्थित था। हाई स्कूल के लिए उन्होंने जॉर्ज स्कूल में दाखिला लिया, जो न्यू टाउन पेंसिल्वेनिया में एक क्वेकर बोर्डिंग स्कूल था, और वहां से 1 साल पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1973 में स्वार्थमोर कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री प्राप्त की। आजीविका लैंग सीनेटर डैनियल इनॉये के साथ लैंग बाएं 2005 में सीनेटर डैनियल इनॉये के साथ। लैंग ने 1984 में ब्रॉडवे पर प्रसारित डेथ ऑफ अ सेल्समैन के पुनरुद्धार में हैप्पी लोमन की भूमिका निभाई और 1985 में
डस्टिन हॉफमैन के साथ टेलीविजन फिल्म में विली लोमन का किरदार निभाया। उन्होंने पहली हैनिबल लेक्टर फिल्म मैनहंटर 1986 में रिपोर्टर फ्रेडी लाउंस के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला क्राइम स्टोरी 1986-1988 में वकील डेविड एब्राम्स की भूमिका निभाई। उन्होंने एनबीसी फिल्म बेबे रूथ 1991 में मुख्य भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने टिम डेली अभिनीत द फ्यूजिटिव के 2000 के पुनरुद्धार में वन आर्म्ड मैन की भूमिका निभाई। ये श्रृंखला मामूली रूप से सफल रही, लेकिन अपने बड़े प्रोडक्शन बजट के कारण केवल एक सीजन तक ही चली। 1992 में उन्हें द स्पीड ऑफ डार्कनेस में मुख्य भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म लास्ट एग्जिट टू ब्रुकलिन 1989 में उनकी भूमिका को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, लेकिन सीमित रिलीज के कारण फिल्म व्यापक दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई। मंच पर उन्होंने अ फ्यू गुड मेन में कर्नल नेथन जेसप की भूमिका निभाने वाले पहले कलाकार थे, जिसे फिल्म 1992 में जैक निकोलसन ने प्रसिद्ध किया था। उन्होंने ड्रामा डेस्क और हेलेन हेज पुरस्कार सहित आधा दर्जन से अधिक थिएटर पुरस्कार जीते हैं। 1992 में उन्होंने शेक्सपियर के नाटक के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में हैमलेट की भूमिका भी निभाई। फिल्मों में उन्होंने गेटिसबर्ग 1993 में मेजर जनरल जॉर्ज ई पिकेट और गेटिसबर्ग के प्रीक्वल गॉड्स एंड जनरल्स 2003 में थॉमस स्टोनवॉल जैक्सन की मुख्य भूमिका निभाई। दोनों ही फिल्में निर्देशक रोनाल्ड एफ मैक्सवेल द्वारा निर्देशित थीं। गृह युद्ध में उनकी रुचि ने उन्हें द लिंकन फोरम के संगोष्ठियों में प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया, जिसने 2020 में उन्हें रिचर्ड नेल्सन करंट अवार्ड ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया। फरवरी 2005 में आर्थर मिलर की मृत्यु से कुछ समय पहले लैंग ने अपने दीर्घकालिक मित्र के अंतिम नाटक, जिसका शीर्षक फिनिशिंग द पिक्चर था, में अभिनय किया। इसका प्रीमियर 2004 में शिकागो के गुडमैन थिएटर में हुआ, जहां लैंग ने अपने स्वयं के नाटक बियॉन्ड ग्लोरी का दूसरा मंचन किया, जिसका प्रीमियर 2004 की शुरुआत में आर्लिंगटन वर्जीनिया में हुआ था, और द स्पीड ऑफ डार्कनेस में उनके टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित अभिनय का भी प्रदर्शन किया। लैंग ने विदेशों में तैनात सैनिकों के लिए बियॉन्ड ग्लोरी का एकल प्रदर्शन भी किया। 2006 में उन्होंने जॉन पैट्रिक शैनले के नाटक डिफायंस में कर्नल लिटिलफील्ड की भूमिका निभाई। 2007 में वे बियॉन्ड ग्लोरी को राउंड अबाउट के ऑफ ब्रॉडवे लॉरा पेल्स थिएटर में लेकर आए। न्यूयॉर्क शहर में इसके प्रीमियर के बाद से बियॉन्ड ग्लोरी को उत्कृष्ट एकल प्रदर्शन के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार और ल्यूसिल लोर्टेल पुरस्कार दोनों के लिए नामांकित किया गया है। इस नाटक पर एक फिल्म का निर्माण और रिलीज हो चुकी है। लैंग ने ESPN मिनी सीरीज द ब्रॉन्क्स इज बर्निंग में भूमिका निभाई है। साथ ही स्वतंत्र फिल्मों सेव मी और फ्रॉम मेक्सिको विद लव में भी भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन एपिक अवतार में खलनायक कर्नल माइल्स क्वारिच की मुख्य भूमिका निभाई है। लैंग 2011 में सैन डिएगो कैलिफोर्निया में आयोजित सैन डिएगो कॉमिक कॉन में टेरा नोवा का प्रचार कर रहे थे। 2009 में वो माइकल मान की फिल्म पब्लिक एनिमीज में FBI एजेंट चार्ल्स विंस्टेड के रूप में दिखाई दिए। वो व्यक्ति जिसे व्यापक रूप से जॉन डिलिंगर को मारने वाली गोलियां चलाने वाला माना जाता है, और ग्रांट हेस्लो की द मैन हू स्टेयर एट गोट्स में जेफ ब्रिजेस, केविन स्पेसी, इवान मैकग्रेगर और जॉर्ज क्लूनी के साथ। 2009 में उन्होंने ऑडियो बुक रोड रेस का वर्णन किया, जो रिचर्ड मैथिसन की लघु कहानी ड्यूएल और स्टीफन किंग और जो हिल की लघु कहानी थ्रॉटल का संयोजन है, और लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट के सीजन 8 के फिनाले रिवॉल्यूशन में एक्सेल कैस्पर्स की भूमिका में अतिथि कलाकार के रूप में नजर आए। 2010 में उन्होंने द गेटिसबर्ग स्टोरी बैटलफील्ड ऑटो टूर का वर्णन किया, जो गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया में गेटिसबर्ग नेशनल मिलिट्री पार्क में गेटिसबर्ग युद्ध क्षेत्र का सबसे अधिक बिकने वाला ऑडियो टूर है। फिल्म निर्माता जेक बोरिट द्वारा लिखित और निर्मित तथा इतिहासकार गैबोर बोरिट की रचनाओं पर आधारित ये पुस्तक गेटिसबर्ग की लड़ाई और गेटिसबर्ग नेशनल कब्रिस्तान में अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग भाषण की कहानी बताती है। लैंग मैरीलैंड पब्लिक टेलीविजन द्वारा प्रस्तुत सहयोगी सार्वजनिक टेलीविजन वृत्तचित्र द गेटिसबर्ग स्टोरी के भी कथावाचक हैं। लैंग ने जेसन मोमोआ अभिनीत 2011 कॉनन द बारबेरियन रीबूट में
खलनायक खालर जिम की भूमिका निभाई। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित टीवी श्रृंखला टेरा नोवा में मुख्य भूमिकाओं में से एक नथानियल टेलर की भूमिका भी निभाई। फरवरी 2012 में उन्होंने यूएसए टेलीविजन श्रृंखला इन प्लेन साइट के अंतिम सीजन में 3 एपिसोड में मैरी शैनन के अलग हुए पिता की भूमिका निभाने के लिए साइन किया। 2013 में लैंग चिल्लर टीवी के लिए द मंकीज पॉ में दिखाई दिए। लैंग ने 2014 में लैंग को आगामी अवतार सीक्वल में कर्नल माइल्स क्वारिच के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई है। वो WGN अमेरिका की पहली मूल स्क्रिप्टेड सीरीज सलेम में एक आवर्ती भूमिका में इंक्रीज मैथर की भूमिका निभाते हैं। लैंग AMC के मार्शल आर्ट्स ड्रामा इनटू द बैडलैंड्स की कास्ट का हिस्सा हैं। उन्होंने फेडे अल्वारेस की हिट हॉरर थ्रिलर डोंट ब्रीथ 2016 में अंधे आदमी की भूमिका निभाई, जिसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। उन्होंने 2021 में सीक्वल डोंट ब्रीथ 2 में भी वही भूमिका निभाई। फरवरी 2016 में लैंग ने कैप्शन वाली ट्विटर तस्वीरों के माध्यम से डेडपूल 2 में केबल की भूमिका के लिए पैरवी की। ये भूमिका अंततः जॉश ब्रोलिन को मिली। 2017 में उन्होंने निर्देशक स्कॉट कूपर की फिल्म होस्टाइल में कर्नल अब्राहम बिग्स की भूमिका निभाई। 2018 में वो एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्रेवन में जो ब्रेवन जेसन मोमोआ के पिता लिंडन ब्रेवन के रूप में दिखाई दिए और मॉर्टल इंजन में श्राइक की भूमिका निभाई, जिसका निर्माण पीटर जैक्सन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स और मीडिया राइट्स कैपिटल के लिए किया था। तब उनकी अन्य हालिया परियोजनाओं में अमेज़न स्टूडियोज के लिए ऐतिहासिक महाकाव्य श्रृंखला हाउस ऑफ डेविड, बॉक्सिंग ड्रामा द फेदर वेट शामिल हैं, जिसका प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, और ड्रामा एवेन्यू ऑफ द जायंट्स, जिसके लिए उन्होंने सेडोना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। निजी जीवन लैंग की शादी 1980 से क्रिस्टीना वॉटसन से हुई है और उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें न्यूयॉर्क राज्य की महानिरीक्षक लूसी लैंग भी शामिल हैं। लैंग ने क्योकुशिन कराटे में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 2010 से बिक्रम योग का अभ्यास कर रहे हैं। 30 मई 2010 को स्वार्थमोर ने रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म में उनके करियर की मान्यता में उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया। उनके सबसे छोटे बेटे नोआ ने उसी समारोह के दौरान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके पास जैक्सनविले विश्वविद्यालय से मानविकी में मानद डॉक्टरेट भी है और वे 2011 में नॉर्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालय में एक कलाकार के रूप में कार्यरत थे। 2015 के पतझड़ में लैंग ने वुडस्टॉक फिल्म महोत्सव के लिए जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया। 2018 में लैंग को न्यूयॉर्क स्टेट आर्काइव्स पार्टनरशिप ट्रस्ट से एम्पायर स्टेट आर्काइव्स एंड हिस्ट्री अवार्ड मिला। ये वार्षिक पुरस्कार समाज में इतिहास की समझ और उपयोग को आगे बढ़ाने में एक राष्ट्रीय हस्ती के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। फिल्मोग्राफी चाबी, इसका तात्पर्य उन फिल्म या टीवी प्रस्तुतियों से है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका, नोट्स संदर्भ 1985 जीवन में 2 बार कीथ सोबेल, 1986 हाथ का बैंड जो टेग्रा मैनहंटर फ्रेडी लाउंस, 1987 प्रोजेक्ट एक्स वॉट, 1989 ब्रुकलिन जाने का आखिरी रास्ता हैरी ब्लैक, 1991 द हार्ड वे पार्टी क्रैशर एक और तुम रूपर्ट डिब्स, 1993 पाप के समान दोषी फिल गार्सन, गेटिसबर्ग मेजर जनरल जॉर्ज ई पिकेट, समाधि का पत्थर आइक क्लैंटन, 1955 लंबी कहानी जोनास हैकेट, अद्भुत पांडा साहसिक कार्य डॉक्टर माइकल टाइलर, 1996 चरित्रहीन स्त्रियां पैगंबर दोस्त, कभी कभार मिलने वाला नरक एलेक्स लॉटन, 1997 छाया षड्यंत्र एजेंट नियाग्रा क्लाउड नीचे आग लगी है अर्ल केलॉग, 1999 एक बदमाश लड़के की कहानी स्पाइगो 2000 ट्रिक्सी जेकब स्लॉटनिक, 2001 प्रस्ताव साइमन बेसिग। बात कर ले सेक्शनों की तो 2 सेक्शन हमें देखने को मिले हैं, जिसमें टोटल मिलाकर अब तक 16 एपिसोड हमें देखने को मिल चुके हैं, जो कि लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। साथ ही साथ रनिंग लेंथ की बात कर ले तो 51 से लेकर 61 मिनट के बीच में टोटल रनिंग लेंथ पर एपिसोड की देखने को मिली है, जो कि बहुत ही बढ़िया है।
लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है। बाकी नया जो सेक्शन आया उसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।